अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 7। तो क्लास 7 का जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हम द लर्निंग ऑफ साइंस हम पढ़ रहे हैं। और लर्निंग ऑफ साइंस का जो चैप्टर हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है। और हम एक चैप्टर नंबर 8 की जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम रीडिंग जो है वो उसकी पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो आज हम जो है उसकी एक्सरसाइज वो देखते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ए, एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ डैश वर्ड विच मीन्स इनविजिबल। एटम जो है ये डिराइव हुआ है एक लफ्ज़ से जिसका मतलब है इनविजिबल, मतलब कि जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में हमने एटम को जो है वो निकाला था। इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको आप मज़ीद तकसीम ना कर सकें। नंबर 2 इज़ बोथ प्रोटॉन्स एंड डैश हैव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। दोनों प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ जो है वो एक और चीज़ सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा है एटम के अंदर जिसके ऊपर चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। तो एक प्रोटॉन के ऊपर होता है और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के ऊपर जो है ये चार्ज होता है, बाकी न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। नंबर 3 इज़ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द डैश इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं किसके गिर्द? इन मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ शेल्स में वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं और मुख्तलिफ शेल्स में मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में। नंबर 4 इज़ एन डैश इन द फर्स्ट लेवल इज़ ऑलवेज क्लोज टू द न्यूक्लियस। डैश जो कि पहले शेल में मौजूद होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के करीब होता है। देन अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत जो कि बाकी शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, या फिर कह लें कि जो सेकंड शेल में मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें हम यहाँ पे, क्योंकि शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में मौजूद होता है वो हमेशा करीब होता है न्यूक्लियस के, एज़ कम्पेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अदर शेल्स। नंबर 5 इज़ द एनर्जी इन द डैश शेल इज़ द लीस्ट। सबसे कम एनर्जी जो है वो कौन से वाले शेल की है? तो के शेल की। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब जो शेल है उतनी कम उसकी एनर्जी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं शेल इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। नाउ नंबर 6 इज़ एन एटम इज़ अ डैश पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है ये डैश पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। नंबर 7 इज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ डैश द कैरी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की वजह से। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये बात डिसाइड करता है कि ये कौन सा जो है वो एटम है या किस एलिमेंट का जो है ये एटम है, क्योंकि वो वेरी करता है सबका। इसके बाद नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइंस द डैश नंबर ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम के क्या बात बताते हैं? डैश नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानना हो तो हम क्या करते हैं? उसके प्रोटॉन चेक करते हैं। जितने नंबर उसके प्रोटॉन का होता है उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। Number 9 is the dash number of an atom is the total number of protons and neutrons it contains. तो अगर हमने किसी एटम का एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा कौन सा नंबर होता है? मास नंबर। तो अगर हमने किसी एटम का मास नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर उसका प्रोटॉन नंबर कितना है और उसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, दोनों को प्लस करते हैं, फिर उसका मास नंबर आता है। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? मास नंबर। नंबर 10 is dash is the lightest element and it has only one प्रोटॉन। डैश जो है ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है, और इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है इसके न्यूक्लियस में, तो वो हाइड्रोजन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला मेंबर। नंबर 11 इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट है जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स की बहुत अहम है, बिकॉज इट डिटरमाइंस डैश प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि ये हमें बताता है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी? केमिकल। नंबर 12 इज़
नंबर 12 इज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन डैश अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, कहाँ पे? शेल्स में। नंबर 13 इज डैश इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अनदर एटम। डैश जो है ये एबिलिटी है किसी भी एटम की कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाए। तो ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी कोई भी एटम कितने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के या ले के जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल बना सकता है। तो उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? वैलेंसी। नंबर 14 इज आइसोटोप्स ऑफ सिंगल एलिमेंट वेरी इन नंबर ऑफ डैश इन द न्यूक्लियस। आइसोटोप्स हैं जो किसी भी एलिमेंट के वो वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। किस बुनियाद पे? न्यूट्रॉन्स की बुनियाद पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेस के ऊपर जो है न्यूक्लियस के अंदर वो वेरी करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर फिक्स होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो वेरी करता है। नंबर 15 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? हम पढ़ चुके थे इसको, Na2SO4। दिस इज सोडियम सल्फेट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी इज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपने ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई है इनको रीड करना है और जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। नंबर 1 इज एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड कैन बी डिवाइडेड ईजिली। एटम्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी मैटर के और आप जो है इसको ईजिली तकसीम कर सकते हैं। फॉल्स। येस, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर बट यू कैन नॉट डिवाइड इट। आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये एटम तकसीम नहीं हो सकते मज़ीद, तो यानी इसकी हाफ स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स है। नंबर 2 इज द फर्स्ट एवर एटॉमिक थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। पहली जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी और 1803 में दी थी। येस, दिस इज ट्रू। नंबर 3 इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो था इसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के मिड में। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 4 इज एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल है। येस, बिकॉज देयर इज अ इक्वल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटम। एक एटम के अंदर जितनी तादाद प्रोटॉन्स की होती है उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉन्स की होती है और आइसोलेट हालत में वो हमेशा न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि जितने उसके अंदर पॉजिटिव होते हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये ट्रू है। नंबर 5 इज The neutrons and electrons are located in the nucleus of an atom. न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों चीज़ें एटम के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारी ये गलत है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए नहीं जाते, ये शेल्स के अंदर इवॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स। नंबर 6 इज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन एटॉमिक शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एटॉमिक शेल्स के अंदर मूव नहीं करते, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है क्योंकि ये मूव करते हैं। नंबर 7 इज अ लिथियम एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का जो एटम है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। येस, ट्रू। नंबर 8 इज अ पीस ऑफ एन एलिमेंट विच वी कैन नॉट सी इज़ मेड ऑफ 1 एटम। ऐसा पीस ऑफ एलिमेंट को कोई भी ऐसा पीस जिसको आप देख सकते हैं विच वी कैन सी इज़ मेड ऑफ 1 एटम, वो एक एटम से मिलकर बना होता है। नो, फॉल्स, क्योंकि एक एटम बहुत छोटा है, आप उसको नहीं देख सकते अपनी आँख से। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स। नंबर 9 इज ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 8 प्रोटॉन्स। ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं एंड इट्स मास नंबर इज़ 8, तो इसका मास नंबर 8 होगा? नो, फॉल्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये इंडिकेट करता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, लेकिन अगर मास नंबर निकालना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उसका एटॉमिक नंबर के साथ उसका मास नंबर भी प्लस करते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास? गलत। नंबर 11 इज हाइड्रोजन इज़ द ओनली एटम दैट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास सिर्फ अकेला एटम ऐसा है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो इससे पहले जो ऊपर 10th वाली स्टेटमेंट है ये जो है वो मिस होगी, इसको पढ़ लेते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन एटम, जितनी ज़्यादा तादाद पार्टिकल्स की होती है किसी एटम के अंदर, ग्रेटर विल बी द मास ऑफ दैट एटम, उतना ज़्यादा उसका मास होता है। येस, ट्रू। 12th इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है? नो, फॉल्स। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 1 है, उसके पास प्रोटॉन ही 1 है, तो इसका मतलब है कि उसकी वैलेंसी भी जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये गलत है। ये क्या है? फॉल्स। नंबर 13 इज
वैलेंसी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंसी जो है इसकी बुनियाद उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रू है, बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 14 इज़ एन आइसोटोप दैट इज़ रेडियो एक्टिव इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप। ऐसा आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव है तो हम उसको रेडियो आइसोटोप कहते हैं। यस, ट्रू। नंबर 15 इज रेडियो आइसोटोप्स आर नॉट यूज्ड इन स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल नहीं करते। फॉल्स है, हम करते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स के तौर पे भी रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेटमेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द क्वेश्चन नंबर सी। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। रीड करें इस पैराग्राफ को बड़ी एहतियात से और फिर नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। 3 सवाल दिए हुए उन्होंने हमें, तो पहले हम पैराग्राफ एक दफ़ा देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। When we see that a compound has a constant composition, जब हम कहते हैं कि कंपाउंड की constant composition होती है यानी उसकी composition change नहीं होती, we mean that on this compound the law of constant composition is applied। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि इस जगह पे जो law of constant composition है वो अप्लाई हो रहा है। The law of constant composition state, law of constant composition क्या स्टेट करती है कि that the composition of a substance is always the same, कि जो चीज़ की composition होती है यानी कि उसके अंदर कितनी मिकदार में एटम की तादाद पाई जाती है वो हमेशा एक जैसी रहती है, रिगार्डलेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाउ द सब्सटेंस वाज मेड और वेदर द सब्सटेंस इज़ फाउंड, कि कैसे आपने उस चीज़ को बनाया है या कहाँ से वो चीज़ आपको हासिल हो रही है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट वाटर, तो जब भी हम बात करते हैं पानी के बारे में, वी नो, तो हम जानते हैं दैट देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कि इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का पाया जाता है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के उस मॉलिक्यूल में। एज सुन एज द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल चेंज, और जैसे ही कंपोजिशन किसी भी मॉलिक्यूल की बदल जाए, यू हैव अ डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती बल्कि वो चीज़ ही बदल जाती है और वो मुख्तलिफ खसूसियात रखती है। इन द सिंपलेस्ट टर्म, आसान लफ्ज़ों में, एन इक्वलेंट स्टेटमेंट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। एक बराबर इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं जो कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को जो है वो उसके जैसी हो, तो हम कहेंगे विच स्टेट्स दैट ऑल सैम्पल्स ऑफ ए गिवन केमिकल कंपाउंड, के जितने भी सैम्पल हैं उस मखसूस केमिकल कंपाउंड के, हैव द सेम एलिमेंट कंपोजिशन, तो उसके अंदर एलिमेंट की कंपोजिशन सेम रहेगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट करती है दैट द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द सब्सटेंस वाज मेड और वेयर द सब्सटेंस इज फाउंड। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ए का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फ्रॉम डेली लाइफ। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की मिसाल दें। तो आप इसके अंदर जो है वो मिसाल दे सकते हैं वाटर की, कि आप पानी को कहीं से भी हासिल कर लें, आप पानी को टैप से हासिल करें, आप उसको किसी जो है वो पॉन्ड से, स्ट्रीम से हासिल करें, लेकिन आपको उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपको H2O ही जो है वो नज़र आएगा और पता भी चलेगा, तभी ही वो पानी कहलाएगा, वरना वो सब्सटेंस चेंज हो जाता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, आप इसको कहीं से भी हासिल करें आपको सेम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। तो ये 2 एग्जांपल्स जो हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। नंबर 3 इज़ व्हाट हैपन्स इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होगा, क्या होता है अगर के कंपोजिशन चेंज हो जाए। तो इसका आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से एज सुन एज जैसे ही जो है वो कंपोजिशन मॉलिक्यूल की चेंज हो जाती है, तो यू हैव अ डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास वो चीज़ ही बदल जाती है, फिर आपके पास एक नई चीज़ होती है जिसका फार्मूला भी जो है वो न्यू होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ग्रिड। नीचे ग्रिड दिया गया आपको, इसमें से आपने वर्ड्स निकालने। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एटॉमिक, बॉन्ड, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट, ग्रुप, आइसोटोप, मास, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, नंबर, पीरियोडिक, प्रोटॉन, शेल एंड द टेबल। तो हमने जो है वो अपनी आसानी के लिए इन वर्ड्स को पहले से ही ढूंढ लिया और इसको मार्क भी कर लिया। तो हम देखते हैं हमें कहाँ कहाँ से ये वर्ड्स मिले हैं। सबसे पहले हमने एटॉमिक देखना था, तो यहाँ पे ये जो है ये आपको लफ्ज़ एटॉमिक दिख रहा है, ATOMIC। देन हमने देखना था बॉन्ड, ये है हमारे पास ये BOND बॉन्ड। इसके बाद हमने देखना था कंपाउंड, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन के अंदर ही देखिएगा ये वर्ड सामने नज़र आ रहा है हमें, कंपाउंड। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन जो है ये हमें यहाँ पे ये साइड पे नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने ढूंढना था एलिमेंट, तो एलिमेंट ये हमें यहाँ पे नज़र आया नीचे ELEMENT। एलिमेंट के बाद जो है वो हम देख रहे थे ग्रुप, तो ग्रुप भी ये बिल्कुल एटॉमिक के साथ GROUP ग्रुप। और ग्रुप के बाद जो है वो हमने आइसोटोप देखना था। आइसोटोप आपको मिलेगा ये लास्ट पे यहाँ पे ISOTOPE। आइसोटोप के बाद जो है हम देख रहे थे मास, तो ये मास आपको ये लास्ट लाइन पे मिलेगा यहाँ पे MASS। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड इज़ अ न्यूट्रॉन, तो ये हमारे पास ऊपर है न्यूट्रॉन यहाँ पे NEUTRON। न्यूट्रॉन के बाद हम न्यूक्लियस, तो ये है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस सामने बिल्कुल। और फिर है नंबर ये दोबारा हमें सेकेंड लाइन पे मिलेगा कंपाउंड के नीचे। और इसके बाद पीरियोडिक यहाँ पे ये मास के साथ ही है पीरियोडिक के बाद जो है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो है ये नीचे मिलेगा यहाँ पे एलिमेंट के नीचे प्रोटॉन के बाद शेल, और शेल जो है यहाँ पे ये SHELL शेल। और लास्ट में हमारे पास रह गया था टेबल, तो टेबल भी आपको यहीं पे शेल के पास जो है ये मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर E है हमारे पास, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इन नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इनके आंसर जो है आपने पीछे अपने लेसन में से ढूंढने हैं और इसको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। हम देख लेते हैं कि इसके आंसर्स हमें कहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर एनर्जी लेवल्स एंड शेल्स। एनर्जी लेवल्स और शेल्स क्या हैं, इसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन भी करें। तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 94 पे। हम रीडिंग इसकी कर चुके हैं, अब हमें पता है कि इसके आंसर्स हमें कहाँ से मिलेंगे। तो ये है हमारे पास एनर्जी लेवल्स और द शेल्स। ये आप करिएगा, ये जो पैराग्राफ है सारा ये इसके आंसर में आएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने कहा है कि मेक अ टेबल एंड शो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। एक टेबल बनाए और उसमें पहले 18 एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उसको आप क्या करें, उसको एक्सप्लेन करें कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी है। तो इसके लिए हम चलेंगे पेज नंबर 99 पे यहाँ, और ये जो पेज नंबर 99 पे ये सारा टेबल था 18 एलिमेंट्स, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, ये आपने सारी जो है वो ड्रॉ करनी है। वैसे तो ये आसान है क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से अरेंजमेंट है, बस आपको नाम याद करने हैं कि पहले वाले जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्या नाम है, 2 वाले का, 3 वाले का, इस तरह से आपको सिर्फ इसके नाम याद करने हैं। बाकी इसकी अरेंजमेंट जो है वो आसान है। जैसे हम पढ़ चुके थे कि पहले शेल में 2, उसके बाद 8 और बाकी जो बच जाएंगे वो आगे, और लास्ट वाले में 18 तक जो है वो कैरी कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन आइसोटोप्स विद एग्जांपल। आइसोटोप्स की एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के साथ। तो पेज नंबर हम चलेंगे 101 पे यहाँ। तो पेज नंबर 101 पे यहाँ पे ये जो आइसोटोप्स हैं नीचे ये, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ में सेकंड पेज पे भी जाएंगे हम यहाँ तक। तो इसमें सारी एग्जांपल्स वगैरह इसमें कवर हो जाएंगी। आप कोई सी 2 भी दे सकते हैं और आप सारी भी इसमें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिफाइन आयन एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल। आयन की डेफिनेशन पता है और इसकी एग्जांपल्स भी। तो हम इसके लिए चलेंगे पेज नंबर 100 पे यहाँ। तो पेज नंबर 100 पे जो है ये आयन की डेफिनेशन और साथ में ये केटायन, और नेक्स्ट पेज पे A9। तो ये दोनों को हम एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट इज लास्ट वन, क्वेश्चन लास्ट इज डिफाइन रोल ऑफ रेडियो आइसोटोप इन मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर रेडियो आइसोटोप का रोल बताएं। तो इसके लिए हम चलेंगे पेज नंबर 102 पे। तो 102 पे ये जो है लास्ट पे हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशंस। तो ये जो मेडिकल एप्लीकेशंस सारी रेडियो आइसोटोप्स की, ये हम जो है उसके अंदर आंसर में नोट करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर, और इसकी रीडिंग के साथ हम इसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।